इस वीडियो में हम इलेक्टोरल बॉन्ड के हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में। एंड फाइनेंस बिल वो बिल होते हैं जो बजट के टाइम पे उसमें कोई टैक्स स्ट्रक्चर में कमी हो रही है या टैक्स घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल बिल थोड़ा सा अलग होता है फाइनेंस बिल से। फाइनेंशियल बिल में टैक्स से रिलेटेड चेंजेस प्लस कुछ और भी अदर चीज़ें उसमें होती हैं तो वो फाइनेंशियल बिल होता है। तो 2017 में जब ये फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ वो इम्प्लीमेंट हुआ 2018 में, और जिसका बेसिक एम था कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखनी है इलेक्टोरल प्रोसेस में। अब इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद सकता है? तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कॉरपोरेट ऑफिस या एंटिटी या इंस्टीट्यूशन कोई भी खरीद सकती हैं। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें जो है डोनर एनोनिमिटी मेंटेन रहती है कि कौन सी पार्टी या फिर कौन सा इंडिविजुअल कौन ख़रीदा उसका एनोनिमिटी मेंटेन रहेगा, उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करना है। अब ये जो इंडिविजुअल और एंटिटीज़ जो खरीदेंगे वो एसबीआई की कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच से खरीदेंगे जो कि डिनोमिनेशन 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में रहेगा। मतलब कि अगर जो 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है तो 5 करोड़ वो 1-1 करोड़ के 5 बॉन्ड खरीद लेंगे। और ये जो है डिजिटली या फिर चेक से होगा, डिजिटली या कि यूपीआई पेमेंट या फिर चेक से इशू होगा ये बॉन्ड। और ये वैलिड रहेगा अप टू 15 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। जिस दिन इशू होगा उससे 15 दिन तक ये वैलिड रहेगा। और ये इशू होगा 10 दिन तक, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। मतलब हर 3-3 महीने पे, हर एक महीने में 10 दिन के लिए ये बॉन्ड इशू होंगे और ये वैलिड रहेंगे अप टू 15 डेज़। और कौन खरीद सकता है ये बॉन्ड? तो ये बात करा गया हम लोग इंडिविजुअल या कोई एंटिटी कोई भी खरीद सकता है। अब कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकती हैं? तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 1% ऑफ वोट्स इन लास्ट जनरल इलेक्शन। लास्ट जनरल इलेक्शन में 1% वोट्स कम से कम उनको पाना ही होगा। और ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो बॉन्ड पाएंगी उसको इनकैशमेंट करवाना रहेगा विद इन 15 डेज़ इन ऑथराइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बैंक अकाउंट। पॉलिटिकल पार्टी का अपना बैंक अकाउंट होगा, उसमें इनकैशमेंट करवाना होगा। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी का बैंक अकाउंट है वो डिस्क्लोज़ करना होगा ईसीआई के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि एडीआर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये 2017 में ही पिटीशन फाइल कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, और कॉन्सर्न होता है और केस चलते हैं। कॉन्सर्न क्या क्या है? अगेंस्ट बेसिक एम। बेसिक एम क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड का? कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखनी है। लेकिन डोनर एनोनिमिटी, कौन किसको कितना दे रहा है उसका कहीं नहीं, तो वो ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन नहीं हो रही है। डेमोक्रेसी थ्रू अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट हुआ जिसके पहले जो है जो भी इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेट हैं वो 7.5% ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का 7.5% या उससे कम ही डोनेट कर सकते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करा गया और ये रूल हटा दिया गया। मतलब कि अब कोई भी कॉरपोरेट या इंस्टीट्यूशन अनलिमिटेड फंडिंग कर सकते हैं। और ये भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कौन किसको दिया है। अब क्या है? फेवरेटिज्म टुवर्ड्स कॉरपोरेट। अब गवर्नमेंट तो इजीली एक्सेस कर सकती है एसबीआई से इंफॉर्मेशन कौन किसको कितना डोनेट करा। तो जो कॉरपोरेट फेवर कर रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टी को, उनको जो है कुछ बेनिफिट मिलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। तो अनलिमिटेड फंडिंग एक कंसर्न है। डोनेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स स्ट्रक्चर। अब वो कंपनी जो कमाई है वो जो है
डोनेट करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और उनको अपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक में शो भी नहीं करना है कि कितना डोनेट करी हैं। तो ये जो है ऊपर से वो टैक्स के स्ट्रक्चर के बाहर है। ब्लैक मनी को मेन लाइन इकोनॉमी में लेके आएगा, तो ब्लैक मनी मार्केट में आने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। अब राइट टू नो एक इंटीग्रल पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत से जजमेंट में इंटरप्रेट करी है कि राइट टू नो एक इंटीग्रल पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में मेंशन्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठा 5 जज बेंच 15 फेब को, जो कि स्ट्रक डाउन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड एंड डिक्लेयर्ड इट एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये वॉयलेशन कर रहा है आर्टिकल 19, 14 एंड 21। इन तीनों आर्टिकल को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल हर एक इंडिविजुअल के राइट्स के वॉयलेशन को बचाता है। तो अब ये 5 जज बेंच क्या है? 5 जज बेंच जो कि मिनिमम कम से कम 5 जज होने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करना है, तो कम से कम 5 जज बेंच होने चाहिए। और ये आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में मेंशन्ड है। और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन करी और SBI से कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर वो डाटा दो कि कौन कितना कब खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पब्लिश करेगी अपने वेबसाइट पे बाय एंड ऑफ 13 मार्च। सो ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का